अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी है। ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट और कमेंटेटर हैं। अगर मैं कमेंट्री की बात करूँ तो 1992 के उन्होंने कमेंट्री भी की है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने दुनिया भर में ऐसे मैचेस होते थे, वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए हैं अपनी कमेंट्री के थ्रू। ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए वो हमेशा काम भी करते रहे, सहाफ़त भी की है और बीबीसी के लिए माशाल्लाह से 30 साल से ज़ायद का अरसा उन्होंने अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी में उन्होंने जी सहाफ़त की है। और इनको ये भी क्रेडिट जाता है, ये पहले एशियन पाकिस्तानी हैं जिन्होंने माशाल्लाह से मोर देन 400 टेस्ट मैचेस को कवर भी किया है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज की हमारे रियल पाकिस्तानी कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? माशाल्लाह। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया है। और डेफिनेटली क्योंकि दुनिया जानती है कि माशाल्लाह से आप जो है जर्नलिज्म के थ्रू पाकिस्तान का जो इतनी अच्छी इमेज पे काम किया। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल था कि इतनी अच्छी क्रिकेट आप खेलते हैं और फिर आपने स्पेशली फिर जो है आपने जो है यूके जाके अपनी हायर स्टडीज़ के लिए स्पेशली जर्नलिज्म में आपने अपनी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। तो क्रिकेट खेल रहे थे आप, अच्छा हम क्रिकेट को कंटिन्यू करते, वाई जर्नलिज्म? हर चीज़ का एक वक्त होता है और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी भर तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की ज़िंदगी 10 से 15 साल होती है अगर वो फॉर्म में होता है, फिट होता है और वो मेहरबानी होती है क्रिकेट बोर्ड की भी, खासकर पाकिस्तान में। वरना तो आम क्रिकेटर तो 5-6 टेस्ट 10 टेस्ट खेलने के बाद टीम से बाहर हो जाता है। तो मैं तो फर्स्ट क्लास लेवल का क्रिकेटर था। मैं सिंध से मैंने डेब्यू किया था काज़म ट्रॉफी में और फिर मैं हैदराबाद का कैप्टन हो गया काज़म ट्रॉफी में। तो मैं एज ए प्रोफेशनल चला गया था इंग्लैंड खेलने। उससे पहले मेरी ज़िंदगी में मेरी फर्स्ट एंड लास्ट जॉब पाकिस्तान में, परमानेंट जॉब, वो थी, मैं ब्यूरो चीफ था पीपीआई न्यूज़ एजेंसी का 1961 से 63 तक, पूरे सिंध का। नया नया ग्रेजुएट था मैं इंग्लिश लिटरेचर में और चूँकि मैं इंग्लिश हिस्ट्री और लिटरेचर पढ़ा हुआ था तो मुझे काफ़ी इंग्लैंड जाने का शौक़ था और वहाँ जाकर क्रिकेट खेलने का, तो इसलिए मैं 1964 में इंग्लैंड चला गया था। तो सर वो क्रिकेट खेलते खेलते फिर आपने तो फिर जर्नलिज्म में आपने फिर वो डिप्लोमा किया था, फिर इस चीज़ को कंटिन्यू किया था। देखिए, वो मेरे फैमिली में ना वो ज़्यादातर लोग जो है वो मेडिसिन और मेडिकल प्रोफेशन में थे। तो मुझे भी चाहते थे, मेरे वालिदैन की और मेरे दोनों बड़े भाई डॉक्टर्स थे, फादर भी, तो उन्होंने कहा कि ये भी डॉक्टर, उस ज़माने में ये रुझान था कि बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए तो ये दुनिया में कामयाब हो सकता है, वरना बेकार इंसान होगा। नहीं तो फिर आप तो माशाल्लाह स्क्रीन से हटते ही नहीं थे, वो तो आपको ही देखते रहते थे जब आपकी लेकिन वो ऐसा हुआ ना कि आई प्रूव देम रॉन्ग कि दुनिया में हर आदमी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनता है। आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। मैं जब इंग्लैंड खेलने गया तो उस ज़माने में एरोग्राम पे ख़त लिखे जाते थे। एरोग्राम एक पर्चा होता था, पोस्ट ऑफिस से मिलता था, उस पर पीछे आप अपना एड्रेस लिखते थे और भेजने वाले का एड्रेस लिखते थे और उसको चिपका के आप भेजते थे, वो एयर से चला जाता था। तो मेरे फादर जो ख़त लिखते थे कि तुम ये क्या अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो और दुनिया में क्या करोगे, तुम्हारे भाई सब डॉक्टर हैं और ये हुआ है। तो मैंने कहा दुनिया में हर इंसान डॉक्टर नहीं होता, लोग पेशेंट्स भी होते हैं, मरीज़ भी होते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इंशाल्लाह कुछ करके दिखा दूंगा आपको। जी सर, जॉन और रिची की बात जो है, आप थर्ड जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये कवर किया है 400 मैचेस, टेस्ट मैचेस को। ये बहुत बड़ी बात होती है और फिर ये भी क्रेडिट जाता है आप पहले एशियन भी हैं, पाकिस्तानी तो है ही हैं, लेकिन आप एशिया रीजन को भी कवर करते हैं, माशाल्लाह से ये टाइटल आपको जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे, कितनी आप भी जिस तरह से कहते हैं इट्स नॉट ईजी। देखिए, एशियन साफ़ी चाहे वो पाकिस्तान का हो, भारत का हो, श्रीलंका का हो, बांग्लादेश का हो, उसको वो मौके मिल नहीं सकते थे जो मुझे मुहैया थे। क्योंकि मैं इंग्लैंड चला गया जो कि सहाफ़त का गढ़, जर्नलिज्म ब्रॉडकास्टिंग का गढ़, तो वहाँ पर मेरे लिए मौके काफ़ी थे। लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा, आपको अंदाज़ा नहीं है कि जो मुझे पापड़ बेलने पड़े इस फील्ड में घुसने के लिए, एक फॉरेन कंट्री में जहाँ इंग्लिश जर्नलिज्म में अंग्रेज़ों के सामने में एंट्री ली मैंने और उन पर मैं छा गया था। आई वॉज ऑन टॉप ऑफ दम। इसलिए कि मेरी सक्सेस ये है कि मैं 50 साल इंग्लैंड में रहा, लंदन में, और मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की नौकरी नहीं की इस प्रोफेशन में। बिकॉज कि वो जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट देता था बीबीसी परमानेंट, तो मैं उनको रिफ्यूज़ कर देता था जॉब, इसलिए कि मुझे पूरी दुनिया से जॉब मिलती थी। तो आपने तो मोर देन 30 इयर्स आपने बीबीसी उर्दू अंग्रेजी 32 साल मतलब बीबीसी और फिर टाइम्स अखबार, टेलीग्राफ, दुनिया के हर बड़ा अखबार क्रिकेट के कंट्री का, उसका मैं रिपोर्टर था। तो मैं परमानेंट जॉब क्यों करूँ किसी की? अगर मैं बीबीसी की जॉब कर लेता
तो मैं किसी दुनिया के किसी और इदारे की जॉब नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांस, दुनिया का बिगेस्ट फ्रीलांस जर्नलिस्ट था, और एक्सक्लूसिवली क्रिकेट, माय जॉब वाज क्रिकेट। अगर मैं स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट होता तो मेरा इतना बड़ा नाम इस फील्ड में नहीं होता। आई वॉज एक्सक्लूसिवली ए क्रिकेट राइटर एंड ए कमेंटेटर एंड ए ब्रॉडकास्टर। सर गुस्ताखी माफ, तो क्या यही वजह है कि आपने दूसरी नौकरी भी नहीं की? वो दूसरी नौकरी, मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा किसकी तरफ है। वो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि देखिए हम 9 भाई बहन हैं और अब तो हम सिर्फ 4 रह गए, लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं, वो सब मैरिड हैं, मैं मैरिड नहीं हूँ। और उसकी वजूहत लोग अक्सर हमारे लोग जो है ख़ासकर पाकिस्तानी और इंडियन लोग जो है वो ज़ाती सवाल बहुत करते हैं। तो मैं इनको बताता हूँ कि भाई बात यह है कि जब अल्लाह की मर्ज़ी है कि हर चीज़ की, शादी ब्याह ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो हो सकता है कि इसमें कोई मसलहत को होगी मेरी शादी। मैं बहुत डेस्परेटली शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं सिर्फ 5 पाउंड लेकर पाकिस्तान से गया था, इसलिए कि सिर्फ 5 पाउंड अलाउ था किसी पाकिस्तानी को इस मुल्क से बाहर जाने के लिए। 12 रुपये का पाउंड था और 1787 रुपये का एयरलाइन का टिकट था लंदन का 64 में। तो मैं 5 पाउंड हाथ में यानी 60 रुपये हाथ में लेके गया था। एंड नेक्स्ट डे आई वाज ऑन सोशल सिक्योरिटी इन ब्रिटेन। तो चूँकि मैं चला गया शौक में लंदन जाने के बर्फ़ानी मौसम में बजाय क्रिकेट के मौसम में, तो मैं 2-3 महीने मैं आउट ऑफ जॉब था। तो मुझे लोगों ने कहा कि आप सोशल सिक्योरिटी पे हो जाए, वरना ये 5 पाउंड लेके आप क्या करेंगे, इसलिए कि ये आपका हक है, आप सोशल सिक्योरिटी पे जाएंगे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं ये खैरात के पैसे, उसने कहा ये खैरात के पैसे नहीं है, ये जब आप काम करेंगे तो आपको बुरी तरह ये गवर्नमेंट ब्रिटिश नोच लेगी आपको टैक्स लेकर के, तो ये आपका हक है। तो उसके बाद मैं पापड़ बेलता रहा, जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया, पास किया, घर वालों को मैं डिप्लोमा के फ़ोटो भेजी कि मैं बरतानिया का क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हो गया हूँ ये। लेकिन ये जो इंग्लिश जर्नलिज्म में घुसना बड़ा मुश्किल काम था। मैं समझती हूँ कि वाकई कहते तो ये हैं कि आप यहाँ से अमेरिका चले गए, यूके चले गए, काफी लॉन्ग डिस्टेंस है, इट्स नॉट इजी, तो ये भी तो आपने सफर तय देखिए, किए। समर में क्रिकेट होती है इंग्लैंड में और विंटर में रग्बी, हॉकी और फुटबॉल होती है। तो 5 महीने का मौसम होता है क्रिकेट का इंग्लैंड में। तो उसके बाद मैं क्या करूं? तो मैं समर के ज़माने में क्रिकेट के सीज़न में ही मैं विंटर की जॉब पकड़ लेता था दुनिया में जाने की। कभी और न्यूजीलैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी पाकिस्तान, कभी इंडिया, कभी वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स के अंदर। और जब साउथ अफ्रीका नस्ली इम्तियाज़ की पॉलिसी अपार्थाइड से बाहर आई तो फिर साउथ अफ्रीका, फिर उनके टेलीविज़न का मैं कमेंटेटर हो गया। टेलीविज़न न्यूजीलैंड का मैं 7 साल कमेंटेटर रहा। न्यूजीलैंड में कोई भी टीम दुनिया की जाती थी, न्यूजीलैंड में उनका कमेंटेटर होता था, मुझे बुला लेते थे वो लोग। वो एक दफ़े तो ऐसा हुआ कि मैं जिम्बाब्वे में टेस्ट कवर कर रहा था पाकिस्तान का, तो न्यूजीलैंड से फ़ोन आया टेलीविज़न का कि आप पहली फ़्लाइट पकड़ के इस सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आप पैसिफिक के थ्रू लंदन से आप ऑकलैंड पहुंच जाएं, इसलिए कि श्रीलंका की टीम आ रही है और हम कमेंटेटर जो न्यूजीलैंड के हैं। सर आपको तो मैनेजर होते थे कोऑर्डिनेशन के नहीं लिए? जी, मैं खुद अपना मैनेजर, इसलिए कि वो न्यूजीलैंड के लोग कहते थे कि हम श्रीलंका के खिलाड़ियों के नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, सब आप ही कर सकते हैं, तो आप आ जाएं फ़ौरन। तो मैं बड़ा लकी था इस मामले में, और मैं इस तरह नहीं घुसा। उस ज़माने में बड़ा मुश्किल काम था सहाफ़त में, ब्रॉडकास्टिंग में घुसना। बीबीसी के 2 अंग्रेज़ों ने, बीबीसी के मैनेजर्स ने, एडिटर्स ने पहले मेरी आवाज़ टेस्ट की कि मेरी आवाज़ रेडियो पे लोग सुनने वाले के लिए अच्छी है कि नहीं, कि उस ज़माने में वॉइस जो आवाज़ है ब्रॉडकास्टर की वो प्लेजेंट होनी चाहिए और प्रॉपर तगड़ी वॉइस होनी चाहिए। तो वो ऐसा हुआ कि जब मेरी आवाज़ टेस्ट की उन्होंने बीबीसी के स्टूडियो वर्ल्ड सर्विस में, तो 2 थे और उनमें एक डेविड पेज साहब, अभी उनका इंतकाल हुआ है, और दूसरे एक और थे। तो 30 मिनट उन्होंने कहा कि आप उर्दू ज़बान में बोलें माइक्रोफोन पे बीबीसी के, और जब हम लाल लाइट दिखाएं आपको तो आप चुप हो जाएं, ग्रीन लाइट दिखाएं तो आप अंग्रेज़ी में बोलें 30 सेकंड, जस्ट क्रिकेट। तो आई वॉज यंग, उस ज़माने में तो मैं जो कुछ भी बोल सकता था बोला। तो उस स्टूडियो के उधर से जो स्टूडियो मैनेजर लड़की थी मेरे साथ बैठी हुई इधर, उसके पास आके वो ये खड़ा हो गया बीबीसी का एग्जीक्यूटिव, और उसने मुझे उर्दू में कहा, उसने कहा कि कमर साहब, आप की बातों से मैं बहुत ही मैं प्लेजर हासिल की, बहुत ज़बरदस्त। तो मैंने कहा कि आपने उर्दू कहाँ से सीखी है? तो उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद दक्कन यूनिवर्सिटी का उर्दू ज़बान में PhD हूँ।
वो अंग्रेज़। वाह। तो मैं हक्का बक्का हो गया और उन्होंने कहा कि यू गॉट द जॉब। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद द बीबीसी। एंड व्हाट अबाउट सर, वो आप पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला साहब जी का जी जी इंटरव्यू जी भी जी किया था? देखिए, यू वर बात यह कि 1948 से नस्ली इम्तियाज़ की पॉलिसी थी जनूबी अफ्रीका में। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम किसी भी काले नेशन की टीम से नहीं खेलती थी। वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इंडिया और फॉर दैट मैटर किसी भी काले टीम से न वो कालों को अपनी टीम में खिलाते थे, न कालों को यानी एशियन और हबशी लोगों को अफ्रीका के उस ट्रेन में अलाउ नहीं था जिस ट्रेन में वो सफ़र करते थे। उस स्कूल में उनको बच्चों को अलाउ नहीं था। तो नेल्सन मंडेला वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और वो उठ के खड़े हो गए और उन्होंने अपने काले बाशिंदे जो अफ्रीका के थे साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए फ्रीडम, ही वॉज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द सेंचुरी। तो उनको 27 साल जेल में बंद कर दिया, रॉबिन आइलैंड में और मुख्तलिफ जेलों में। लेकिन जब 27 साल के बाद वो रिहा हुए तो मैं, रिची बैनो और 2-4 जर्नलिस्ट और दुनिया का ग्रेटेस्ट क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स, सुनील गावस्कर, हम सब इनवाइटेड थे वहाँ पर। कि एक काला क्रिकेट बोर्ड था, एक वाइट क्रिकेट बोर्ड था, दोनों मर्ज हो रहे थे इनटू वन क्रिकेट बोर्ड आफ्टर नेल्सन मंडेला वाज फ्रीड फ्रॉम द जेल। तो अपार्थाइड का लॉ ख़त्म होने वाला था। तो फिर मैंने उस वक्त नेल्सन मंडेला को इंटरव्यू किया। तो उनके घर में सोवेटो में जहाँ सीन ऑफ मैसेकर होता था काले लोगों का, तो वो हमेशा वेल ड्रेस रहते थे नेल्सन मंडेला। वो आके जब बैठे तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं ये अपना ये बीबीसी का टेप रिकॉर्डर है, मैं स्विच ऑन कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि यस ऑफ कोर्स यू कैन। तो उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, हमने सवालात शुरू किए। कोई 1 घंटे के बाद उन्होंने हमें कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई और हमें तो खुशी की इंतहा नहीं थी कि हम इतने बड़े फ्रीडम फाइटर और दुनिया के लीडर से हम मिले। और हैरानगी ये थी कि 27 साल जेल में रहने के बाद इतनी ज़बरदस्त उनकी याददाश्त और मेमोरी। वो एक क्वालिफाइड लॉयर थे और वो एक प्रिंसली फैमिली से भी थे, ट्राइब से। 3 साल बाद जब अपार्थाइड के लॉज ख़त्म हो गए नस्ली इम्तियाज़ के और काले लोगों को इजाज़त हो गई खेलने की साउथ अफ्रीका से, और ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ जनूबी अफ्रीका बन गए। तो उस वक्त मैं गया वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ और मैं उनके साउथ अफ्रीकन टेलीविज़न का कमेंटेटर था। तो उस वक्त उनको जब लाया गया प्रेसिडेंट को, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट को, टीम के वेस्ट इंडीज़ के टीम के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और डिग्निटरी से मिलवाने के लिए, तो मैं भी लाइन में खड़ा था, मुझे भी लंच पे बुला लिया गया था प्रेसिडेंट के साथ। तो जब वो मुझसे हाथ मिलाया उन्होंने, तो मैंने उनको कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम श्योर यू रिमेंबर आई केम टू योर हाउस 3 years ago विद फॉर्मर इंडियन कैप्टन सुनील गावस्कर। तो मेरी हैरानगी की इंतहा नहीं रही कि जब उन्होंने मुझे कहा, ओ यस यस यू आर द मैन हु आस्क्ड मी टू स्विच ऑन योर टेप रिकॉर्डर। आप इमेजिन करें कि एक बंदे से मैंने कहा था मैं टेप रिकॉर्डर ऑन कर दूं आपका इंटरव्यू करने के लिए, उसको याद था। 27 साल एक आदमी जेल में रहने के बाद। एंड मैंने उससे एक सवाल और भी किया था, मैंने कहा सर आप 27 साल की सोबत काटी है आपने, आप भाग क्यों नहीं गए जेल से? आपको तो बहुत से मौके मिल सकते थे जेल से भागने के। तो उन्होंने कहा ऑलवेज रिमेंबर दैट नो मैटर हाउ बैड योर कंट्री इज, नो मैटर हाउ बैड योर पीपल आर, नो कंट्री इज बेटर देन योर ओन कंट्री। वाह सर, ये बात ऐसी आपने महफिल लूट ली है। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। तो मैं तो इतना मुतासिर हुआ, मैंने कहा देखिए कि एक कहता है कि मैं आगे भाग जाता तो ये मेरी 22 मिलियन जो काले लोग हैं और एशियन है, ये इनको आज़ादी कौन दिलवाता? ऐसा ही है। इसलिए मैं भागने की कोशिश भी नहीं कभी की मैंने। और सर आपके लिए स्पेशली जो आपकी ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं, वहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की जो राइटर्स हैं वो उन्होंने आपसे रब्ता किया, तो खुद आए थे, आपने बताया था कि आपकी ट्रैवलिंग अब वहाँ पे उस तरह से अब नहीं है, तो वो खुद आके फिर उन्होंने कवर किया। और यहाँ पे भी इससे मेरे ख्याल से 2 से 3 पाकिस्तानी हैं जिनकी उन्होंने बुक्स पे काम किया, तो क्या कहेंगे आप? देखिए बात दरअसल ये कि हमारा मुल्क ऐसा है ना कि यहाँ पर पब्लिशिंग हाउसेस बड़े कम हैं और इतने रेपुटेड भी नहीं है, बहुत थोड़े से हैं, कपल ऑफ देम। जिस तरह बरतानिया सहाफ़त का गढ़ है, पब्लिशर्स का गढ़ है, तो वहाँ पर तो यह है कि अगर आप नॉवलिस्ट हैं, अच्छे राइटर हैं, आपकी कोई बैकग्राउंड रेपुटेशन है, कि आप लाइम लाइट में हैं, तो फिर यह कि आपको पब्लिशर भी मिल जाता है। यहाँ बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं हमारे मुल्क के अंदर,
लेकिन ये कि यहाँ पर जो जिन खिलाड़ियों की किताबें छपी हैं ऑटोबायोग्राफीज़, वो मोस्टली ब्लैक में छपी है, 2-3 की, और 1-2 की जो यहाँ छपी हैं, जैसे हनीफ मोहम्मद की, द ग्रेट बैट्समैन की, या वक़ार हसन साहब की, उस ज़माने के बैट्समैन, वो मैंने दोनों किताबें मैंने लिखी हैं। तो और उसके बाद फिर मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है कोई 4-5 साल पहले, और इंग्लैंड में भी छपी हुई, यहाँ भी छपी। तो लेकिन ये है कि चूँकि मैं इस प्रोफेशन में ज़िंदगी भर रहा हूँ, और अभी मैं बहुत ही एक्टिव हूँ आजकल भी, तो काफ़ी मेरे पास कहानियाँ, किस्से, एनेक्डोट्स, और लोगों के फंक्शंस में जाकर जब मुझे बुलाते हैं इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, यूनिवर्सिटी के लोग या क्रिकेट सोसाइटी के लोग बोलने के लिए, तो आम आदमी जो होता है ना, उसको सिर्फ क्रिकेट की खेल नज़र आता है या क्रिकेटर नज़र आता है। मैं पर्दे के पीछे भी होता हूँ, पर्दे के सामने भी होता हूँ। सर मुझे ये बताएं, मुझे अब आपकी फीलिंग्स जाननी है। आप कमेंट्री भी कर रहे हैं, पाकिस्तान डेफिनेटली आपकी कंट्री भी वहाँ पर है, फिर और भी थोड़ा होता है ना, अब सब अच्छा, मैंने कहा ना कमेंट्री और भी लोग करते हैं, आपके फ्रेंड्स भी, कोलीग्स भी, लेकिन फीलिंग्स अंदर वही अपने मुल्क के लिए होती है। आपकी क्या फीलिंग्स चल रही थी अंदर, और क्या सोच थी? मतलब दुआएं भी मांग रहे होंगे कि इस दफ़ा तो ये वर्ल्ड देखिए, कप। एक तो मैं बेसिकली सहाफ़ी, राइटर, रिपोर्टर, दूसरे फिर पर कहिए कि मैं कमेंटेटर। तो मैं 15 मिनट की कमेंट्री करके, कमेंट्स करके ना, मैं प्रेस बॉक्स में आ जाता था अखबारों की रिपोर्टिंग करने के लिए। तो जो सहाफ़ी थे इंग्लैंड के 25-30, और हम 5-6 पाकिस्तान के सहाफ़ी जो प्रेस बॉक्स में थे, तो वो मज़े ले रहे थे कि वो समझ रहे थे कि इंग्लैंड जीत जाएगा। और लेकिन वसीम अकरम की 2 बॉलों ने काया पलट दी पाकिस्तान की। उसने 2 बॉलों में 2 एलन लैम्ब और क्रिस लुइस को ऐसी गेंद की अनप्लेएबल, कि वहीं पर जब आउट हुआ एलन लैम्ब या क्रिस लुइस, तो बरतानिया के सहाफ़ी थे मेरे कॉलीग्स, वो मेरे टाइपराइटर की तरफ लपके बॉक्स में, उन्होंने कहा, कमर, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? मैंने कहा, पाकिस्तान विल विन दिस नाउ, बिकॉज ये मैजिकल 2 विकेटें जो वसीम अकरम ने ली है, ये मैच को ख़त्म कर देगी। और वही हुआ। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान के जीतने की वजह से ना, वो मेरा काम बहुत बढ़ गया, जैसे कि पाकिस्तान जीत गया, और हर दुनिया का अखबार, हर दुनिया का रेडियो, हर दुनिया का टेलीविज़न मेरे पीछे के इंटरव्यू देते आप, और हमारे लिए कॉलम लिख दें। अब उस ज़माने में नई नई फैक्स मशीन आई थी दुनिया में, तो आप यकीन करें कि तकरीबन 100 जर्नलिस्टों के दरमियान सिर्फ 2 फैक्स मशीन थी, कम्युनिकेशन का सिस्टम, मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में। अब मैं बार बार बीबीसी को इंटरव्यू दे रहा हूँ मैच के बारे में, पाकिस्तान की फतह पे। मैं उसके बाद फिर लोकल रेडियोज़ को इंटरव्यू दे रहा हूँ। फिर मैं सबसे पहले मैंने कहा कि यार, सबको अलग कर दो, पहले डॉन अखबार के लिए स्टोरी लिख दो। तो टाइम का फ़र्क था, डॉन अखबार यहाँ पाकिस्तान टाइम से बहुत पीछे था। मैंने बैठ के, जो कि फ्रंट पेज पे डॉन की पहली दफ़ा स्पोर्ट्स के जीतने पर फ्रंट की हेडलाइन में मेरी बाई लाइन के साथ स्टोरी थी, पाकिस्तान ब्रिंग्स वर्ल्ड कप। तो वैसे सबने मुबारकबाद दी आपको कि अभी पाकिस्तान से? जी, वो मेरी बहन थी, उसने कराची में, उसने मुझे मेलबर्न रिंग किया, उसने कहा कि आपको पता है कि आपकी स्टोरी फ्रंट पेज की हेडलाइन है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि ओलंपिक जीतने पे हॉकी और स्क्वाश फ्रंट पेज की हेडलाइन कभी पाया नहीं। क्रिकेट एक ग्लैमरस गेम है, तो और जिस जज्बे से मैंने वो स्टोरी लिखी हुई थी पाकिस्तान के जीतने की, और मैं आखिरी सहाफ़ी था जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से 3:30 बजे रात को निकला, 10 बजे मैच ख़त्म हुआ था। अपने सारी डेडलाइन, सारी रिपोर्ट, कॉलम्स लिख कर मैं निकला, तो एक लड़की थी टैक्सी ड्राइवर। मैं नीचे उतरा, तो चूँकि इंग्लैंड हार गया था, तो इंग्लैंड के सारे फॉलोअर्स, लड़कियां, लड़के, जवान, बूढ़े, वो एमसीजी ग्राउंड के बाहर पार्क में, और उन जानते थे कि मैं कमेंटेटर हूँ टीवी का, और मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मैंने बड़ा मज़ा लिया उस वक्त। चलिए कोई बात नहीं, वो आपने सह ली होंगी। चॉइसेस वर्ड्स तो मैं हंसा उनको, मैंने एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ गाइस, एंजॉय योरसेल्फ। तो वो लड़की जो थी टैक्सी ड्राइवर, मैंने उसको कहा कि तुम ये रात के 3:30 बजे टैक्सी चला रही हो, और क्यों, तुम आर ए यंग गर्ल? तो कहने लगी, लोग जेंटलमैन, मुझे जानती थी शक्ल से, टीवी कमेंटेटर। उसने कहा, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट,
एंड मेरी छुट्टी है, तो मैं अपनी फीस के लिए टैक्सी चला Very रहा हूँ। nice. जी बहुत शुक्रिया कमर अहमद साहब आपके वक्त के लिए। जी नाज़रीन, मुझे तो सर की बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप किसी को कोई खुशी दे सकते हैं थोड़ी सी तकलीफ देने के बाद, मतलब आप थोड़ी सी तकलीफ उठा लें, लेकिन अगर किसी को खुशी मिलती है, किसी को राहत मिलती है, आसानी होती है, ज़रूर करें। कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो, आपके इरादे अच्छे हों, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।